सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैंने एक प्रेग्नेंट औरत से शादी कर ली थी। मेरी पत्नी के पेट में नाजायज़ बच्चा था। मैं उन बच्चों को अपना नाम देना चाहता था क्योंकि उसके पीछे एक राज छुपा हुआ था और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी। वह भी पेट से हो गई थी। मेरी पत्नी ने तो एक बेटे को जन्म दिया था और मेरी गर्लफ्रेंड का ऑपरेशन होना था। उसी टाइम एक अखबार देने वाला आया और मुझे अखबार देने के साथ साथ एक पर्ची देने लगा और रोने लगा। मैंने जैसे ही उसकी पर्ची खोलकर पढ़ा तो मेरे बदन से जान निकल गई। ऐसे लगता था जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैं एक अनाथ बच्चा था और मेरे दूर के रिश्तेदार से मुझे पता चला था क्योंकि मेरे माँ बाप की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और मैं अकेला रह गया था। घर में और भी लोग थे जिनमें मेरे 2 भाई और उनकी पत्नियां भी शामिल थी। उन्होंने मुझे गोद लेकर पाला था। वह रिश्ते में मेरी चाची लगती थी। चाची के अलावा घर में सबका रवैया मुझसे अजीब सा था। उषा भाभी को न जाने मुझसे क्या बैर था। उनकी आंखों में हमेशा मैंने अपने लिए नफरत देखी थी और वे कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। जबकि मेरे भाई भी दोनों मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। हाँ, मेरी छोटी भाभी वंदना मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। चाची के बाद घर में मुझसे वही अच्छी लगती थी। अशोक भाई का एक बेटा भी था मगर वह भी मुझसे सिर्फ मतलब की ही बात करता था। बड़े भाई की 2 साली थी, रूबी और बरखा, बहुत अच्छी थी। वह अक्सर मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें करती मगर उषा भाभी को यह हजम ना होता। वह उसे टोकती रहती, रवि के कमरे में मत जाया करो। बीते वक्त के साथ साथ मुझे भाई की साली बरखा में मेरा दिल आ गया था। उसको मैं पसंद करने लगा था। ये बात मेरी चाची ने भी नोट किया था। मेरे माँ बाप की कोई निशानी भी तो नहीं थी, उनकी कोई तस्वीर भी तो नहीं थी, ना कोई कपड़े थे। कभी कभी दिल में ये भी ख्याल उभर जाती थी, काश मेरे मम्मी पापा की कोई चीज़ होती जिसे मैं उनकी निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता। एक दिन मैंने चाची से पूछा कि क्या मेरे मम्मी पापा की आपके पास कोई निशानी है जिससे मेरे मम्मी पापा की खुशबू आती हो और मेरे दिल की बेचैनी कम हो जाएगी। चाची ने कहा कि बेटा, उस टाइम तस्वीर वगैरह कहाँ रिवाज था। कपड़े और दूसरा सामान गरीबों को दे दिया था क्योंकि हम लोगों के पास काफ़ी पैसे थे। हमने तुम्हारा कोई सामान नहीं लिया था। जब तुमको मैंने गोद लिया था तो मेरे बच्चे काफ़ी बड़े थे, तुम सबसे छोटे थे। जिस वक्त मैंने तुम्हें गोद लिया था मैंने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। उनके बातों से मेरे दिल को बिल्कुल भी तसल्ली ना होता। मुझे लगता वह मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा किया, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, फिर बड़े भैया की जूते की फैक्ट्री में मुझे काम पर रखवा दिया। उषा भाभी के सख्त मिजाज के बावजूद भी चाची के कहने पर ना चाहते हुए भी मुझे जॉब पर रख लिया गया। बड़े भैया मेरे काम से बहुत खुश होते थे। उस दिन मैं खुशी खुशी घर पहुंचा। सबसे पहले चाची के कमरे में जाने लगा। दरवाजे पर मुझे चाची और उषा भाभी की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी थी। तभी मैं दरवाजे पर रुक गया। उषा भाभी सख्त शब्दों में कह रही थी कि मम्मी, मैं इस कमबख्त को अपनी बहन नहीं दे सकती। हम लोग तो खानदान देखकर ही बेटी को देते हैं। असल में मैं इनकी पहचान करवाना भूल गया। असल में बड़ी भाभी की 2 छोटी बहनें थीं। उन्होंने अपनी बहनों को औलाद की तरह पाला था क्योंकि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बड़ी भाभी ने उनको पढ़ाया लिखाया। भाभी की छोटी बहन बरखा से मुझे प्यार हो गया था और ये बात मेरी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह भी मुझसे प्यार करती थी। चाची ने जवाब में कहा, उषा भाभी से कहा, देखो रवि तुम्हारे सामने पला बड़ा है और तुम्हारी बहन को पसंद भी करता है। उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। लेकिन भाभी इस बात को मानने पर तैयार नहीं थी। जबकि चंद पल उनकी उस बात से मैं जान गया था कि ये लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी। काफ़ी देर के बाद मेरे दिल को आराम नहीं मिला। उषा भाभी के शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम को दरवाज़ा बजने लगा। चाची की आवाज़ थी। मैंने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल दिया। उनके चेहरे पर फिक्र के असर दिखाई दे रहे थे। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम परेशान क्यों हो? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिरकार सवाल मेरे लबों पर आ ही गया। चाची मुझसे, आप कुछ मत छुपाइए, मुझे सच सच बताइए कि मैं कौन हूँ, ये लोग मुझसे क्यों नफरत करते हैं। मैं रोने लगा था। तभी चाची बोली, बेटे तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बाप से पसंद की शादी की थी और ये सब उसके खिलाफ थे। तुम्हारा बाप लंदन से आया था
उसने हमारे गांव में एक लड़की से मोहब्बत की हुई थी और उन लोगों ने शादी कर ली। तुम्हारे भैया अशोक विकास ने भी तुम्हारे पापा मम्मी को बहुत समझाया, लेकिन वे लोग ना माने क्योंकि तुम्हारा बाप बिल्कुल अनजान आदमी था। इसलिए तुम्हारी माँ को समझा रहे थे कि तुम शादी ना करो, फिर भी शादी कर ली और ये घर छोड़ दिया। जब 1 साल बाद उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया था और उसमें मेरे दोनों बेटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था क्योंकि उन्हें अपने गांव की बहन बेटियों की इज्जत बहुत प्यारी थी। तुम उस टाइम यतीम हो गए थे। मैंने तुम्हें उन लोगों की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लिया था। उस दिन से ये लोग तुमसे और मुझसे नफरत करते हैं। चाची की बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था। एक मांगने वाली अक्सर हमारे दरवाजे पर आया करती थी और वे अपाहिज थी। बैसाखियों के सहारे चला करती थी। न जाने क्यों वह औरत मुझे गौर से देखा करती थी। मैं भी उसे पैसे देकर दुआएं ले लेता था। वह औरत दिल की गहराइयों से मुझे दुआएं देती थी। टाइम ऐसे ही बीत रहा था। इस बीच बड़ी भाभी की छोटी बहन बरखा की एक आवारा लड़के से दोस्ती हो गई थी। मुलाकातें बढ़ने लगी थी। मैं ये देखकर बहुत चिढ़ा करता था और चाची को भी बता दिया था। दूसरी तरफ मेरी माशूका बरखा से मेरी मोहब्बत अब बढ़ने लगी थी, लेकिन मैं खुद को रोकना चाहता था क्योंकि हमारा मिलन अब नामुमकिन सा हो गया था। उषा भाभी की नफरत भी आग की तरह बढ़ती जा रही थी और छोटी भाभी लता की मोहब्बतें बरकरार रहीं। उसी बीच मुझ पर एक और पहाड़ सा टूट गया। ये बदनाम जमाना एक बदमाश राणा का बेटा राजेश था। वह काला धंधा का बेताज बादशाह था। बाप की दौलत से मस्त होकर कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत से खेल चुका था। उन दिनों मेरी महबूबा बरखा भी उसके मोहब्बत के जाल में फंस चुकी थी और उससे शादी के ख्वाब देख रही थी। एक दिन अचानक चाची की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। असल में चाची को दिल का दौरा पड़ गया था। डॉक्टर कहते थे कि उन्होंने दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ लिया है, जिसकी वजह से उन्हें दिल की तकलीफ होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे सर से पांव तक पहाड़ टूट पड़े। जबकि मैं चाची के कमरे में गया तो उनकी आंखें भीगी हुई थी और आंखें बंद थी। मेरे आने के एहसास पर उन्होंने मुझसे पुकारा। फिर कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ जो मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, मगर अब मेरी मजबूरी है। अगर मेरे मरने के बाद ये बात तुम्हें किसी और से पता चले तब तुम्हें बहुत दुख होगा और मुझसे शिकायत भी। शायद ये बात बताकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। बेटा मैं जो कुछ तुमसे कह रही हूँ इस पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा है, मगर आज मैं तुमसे सच कहूँगी ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। चाची का शब्द गम में भरा हुआ था। कौन सा झूठ चाची? मैंने चाची से पूछा। मेरा दिल बैठने लगा। रवि बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी ना चाची हूँ ना तुम मेरे भतीजे हो। तुम्हारा हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ हमारे गांव की बेटी थी और ना तुम्हारे बाप ने पसंद की शादी की थी और ना ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब झूठ था। सच तो ये है कि मुझे तुम घर के करीब कूड़े में पड़े हुए मिले थे। मैं तुम्हें उठा लाई थी ताकि तुम्हारी भाभी तुम्हें पाल लेगी, मगर तुम्हारी भाभी ने ये कहकर मना कर दिया, वह नाजायज़ बच्चा है, नहीं पालूंगी। फिर मैं तुम्हें पालने लगी। सब रिश्तेदारों में ये बात फैल गई कि तुम मेरे किसी दूर के रिश्तेदार के बेटे हो। चाची ने सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, मगर मेरी दुनिया अब वीरान हो चुकी थी और अंधेरे में भटक रही थी। ये बात कितनी परेशाननाक थी कि मैं किसी की नाजायज़ औलाद हूँ। ना मेरे माँ बाप का पता था और ना मेरी माँ की खबर। काश ये सब कुछ सुनने से पहले मौत आ जाती। मैं कुछ नहीं कह सका, चुप से चाची को तकता रहा। फिर चाची कहने लगी, रवि मुझे लगता है मेरे मरने के बाद तुम ये घर छोड़ दोगे। ये लोग तुम्हें निकाल देंगे, मगर यहाँ से निकलने से पहले तुम 2 काम जरूर करना। एक, बरखा की जान उस राजेश से छुड़वाना, कहीं वह लड़का हमारे खानदान और उसकी इज्जत खराब ना कर दे। और दूसरी, अपनी ज़िंदगी से कभी मायूस मत होना। ज़िंदगी भगवान की दी हुई चीज़ है, उसकी हिफाजत करना। तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी रही होगी जो तुम्हें कूड़े में रखकर चली गई, वरना कोई माँ अपनी औलाद को यूं बेसहारा नहीं छोड़ती। चाची सब बात बताकर चुप हो गई। मैं उनके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, मगर वह हमेशा के लिए चुप हो गई थी। मैं चाची चाची बोलता रह गया, मगर वह इस दुनिया से चली गई थी। चाची की मैयत में बहुत से लोग आए थे। उनमें से वह 5 मांगने वाली औरतें भी शामिल थीं। उनका आना मेरी समझ में नहीं आया था। न जाने क्यों वो मुझे गौर से देखा करती थी और मैं उसकी नज़रों को समझने की कोशिश करता था। चाची के मरने के 15 दिन बाद
एक दिन मैंने बरखा को समझाने की कोशिश की, मुझे बहुत महंगी पड़ी। मेरी बात पर वो भड़क गई और मेरा गिरेबान पकड़कर बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे घरवाले उसके कमरे में आ गए। बरखा ने सबके सामने मुझ पर इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। फिर क्या था, घर वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अब मैं भी उनकी हकीकत जानता था, सो हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। घर के साथ ऑफिस जॉब सब छोड़ दी और अपने दोस्त के एक खाली फ्लैट में रहने लगा। मेरे दोस्त की कई टैक्सियां चलती थी, उसने एक मुझे भी टैक्सी दिलवा दी, जिसे मैं चलाकर मैं कुछ पैसे कमाता अपनी ज़िंदगी यूं ही बिताने लगा। कुछ बचत भी हो जाया करती थी और खर्चा भी निकल जाता था। एक दिन फुटपाथ पर वहीं भीख मांगने वाली औरत मुझे मिली। मैं अखबार वाले के पास बैठकर चाय पी रहा था कि वो मुझे फुटपाथ पर नजर आ गई। मैंने अखबार वाले से पूछा, भाई ये औरत कौन है? शक्ल से भीख मांगने वाली नहीं लगती। वह बोला, अक्सर यहीं बैठा करती है, कोई नहीं जानता कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, किसी से कुछ नहीं मांगती। मैं सीधा उसके पास गया और उसके पैर छुए और 100 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा खिल गया। लगता था मुझे देखते ही उसका गम दूर हो गया था। अब वो हफ्ते में 2-3 बार उसे खाना खिला देता था। वह मुझे खुश होकर दुआएं देती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उससे ख़ास तरह की अटैचमेंट हो गई थी। एक दिन सवारी लेकर शहर से बाहर जाना पड़ा। सवारी उतार कर मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर गाड़ी पर कपड़ा मारने लगा। दोपहर का टाइम था, आसपास लोग कम ही थे। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। लड़की कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बचा लो, टैक्सी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने देखा, वाकई 3 आदमी डंडे उठाए हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने कहा, तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वह बोली, उनमें से एक मेरा बाप है और दूसरा मेरा भाई है। मेरे से एक पाप हो गया है। मैं किसी के नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और वह लड़का मुझे धोखे देकर भाग गया है। लड़की ने सच बोल दिया, जबकि मुझे उसकी तो उम्मीद भी नहीं थी। फिर बोली, मैंने एक राजेश नाम के लड़के की झूठी मोहब्बत में फंसकर अपनी इज्जत गंवा दी। अब उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। मेरे माँ बाप और भैया को भी पता चल गया है कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह लड़की रोने लगी। वे तीनों हमारे करीब पहुंच गए थे। उसी टाइम मुझे चाची की बात याद आ गई कि मेरी बरखा को राजेश से बचा लेना। मैं उसे तो नहीं बचा सका, मगर उस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। फिर मैं चट्टान की तरह उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। उन तीनों में से बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, टैक्सी वाले सामने से हट जाओ, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लड़की मेरे पीछे खड़ी थी और सिसक रही थी। मैंने कहा, आप उसे नहीं मार सकते, मैं उसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, हमने शादी किया हुआ है। मैं बड़े इत्मीनान से ये बात कही थी। फिर वे नौजवान भी गुस्से में आ गए थे। बोले, तुम अब जिंदा नहीं रहोगे। अब उनके बाप ने अपने बेटों को रोक दिया और मुझसे पूछने लगा कि तुम अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए घर क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा, मेरे माँ बाप जिंदा नहीं थे, हम ये बात आप लोगों को बताने वाले थे, मगर आपकी बेटी डरती थी। मेरा शब्द मेरे जुबान के साथ नहीं दे रहे थे। कहने लगे, अब हम लोग तुम दोनों को एक शर्त पर ही जिंदा छोड़ेंगे, वह ये कि अब तुम घर चलो। अपनी बेटी को इज्जत से विदा करूँगा। मैं उस लड़की के खातिर ये कुर्बानी भी दे दी। मैंने फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाया, उसे भी अपनी शादी में शामिल किया और इन लोगों ने भी कुछ रिश्तेदार और मोहल्ले वाले को भी शामिल किए थे। फिर मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। फिर उस लड़की की यानी अनीसा को अपने फ्लैट पर ले आए और एक पंडित जी को बुलाकर हम दोनों ने अपनी शादी संपन्न की। अब निशा मेरी पत्नी बनकर मेरे फ्लैट में रहने लगी। अब वह बहुत खुश थी, हर टाइम मेरी सेवा में लगी रहती थी। अपने प्रेगनेंसी को ख़राब करवाना चाहती थी, मगर मैं उस पाप के लिए तैयार नहीं था। मैंने अनीसा से साफ साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनीसा के कदम मेरे घर में बहुत अच्छे साबित हुए। मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में बिजी था, अनीसा का फ़ोन आया। उसने बताया कि वे 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। मैं जल्दी से घर आया तो कमरे में दाखिल होते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी बड़ी भाभी अपनी छोटी बहन बरखा को लिए खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर मायूसी और दुनिया भर का गम फैला हुआ था। बड़ी भाभी मेरे गले लगकर रोने लगी और बोली, अपने भाभी की इज्जत बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। बरखा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है।
ये राजेश की नाजायज़ बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके बाद बरखा बुरी तरह से रोने लगी। बरखा बिलख बिलख कर रोने लगी। भाभी कहने लगी, बेटा तुम उसे अपने भाई के खातिर अपना लो, बाद में भले छोड़ देना। मैंने कहा, भाभी बरखा तो मासूम है और ख़ानदानी लड़की है, जबकि मैं तो किसी का गंदा खून हूँ और मेरे ख़ानदान का भी तो अता पता नहीं है। बरखा से मेरा विवाह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं नहीं भूला हूँ वह बात जब बरखा को राजेश से मिलने को रोका था। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये गुल खिलकर रहेगा, मगर बरखा ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था, मुझे जलील करके घर से निकाल दिया था। अब मैं राजेश के पाप को कैसे अपना लूँ? ऐसा मुमकिन नहीं है। मगर भाभी मेरी बहुत मिन्नतें करने लगी। वो मेरे कदमों में बैठ गई और फिर मेरी पहली पत्नी अनीसा की सिफारिश पर मुझे बरखा से दूसरी शादी करनी पड़ी। अनीसा ने भी हमारे शादी में खुशी खुशी हिस्सा लिया था। मैं अब अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। टाइम का पहलू घूमता रहा। अनीसा ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम हमने साहिल रखा और अनीसा और बरखा का कहना था साहिल मुझ पर गया है। मैंने भी गौर किया तो साहिल के नैन नक्श बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। फिर कुछ दिनों के बाद बरखा का आखिरी महीना भी पहुंचा। उन दिनों वह बहुत उदास रहती थी। मैं उसे तसल्ली देता कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी बाप बनकर पालूंगा, कभी उसे नाजायज़ नहीं कहूँगा। बरखा को नहीं पता था कि अनीसा ने भी राजेश से धोखा खाया हुआ था। साहिल का बाप भी मैं नहीं था। ये बात हमने उससे छुपा ली थी। एक दिन टीवी पर खबर आई कि राणा की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसके 4 साथी उसी गाड़ी में जलकर राख हो गए हैं। और फिर उसके अगले दिन ये खबर आई कि राजेश अपने कमरे में मुर्दा पाया गया है। किसी ने उसके गले में फंदा लगाकर उसे हमेशा के लिए मार दिया था। उसने बहुत सी लड़कियों को बर्बाद किया हुआ था, तबाह किया हुआ था। किसी ने अपना बदला पूरा किया था। न जाने क्यों मुझे उन बाप बेटों की मौत पर सुनकर बहुत दुख हुआ था। मैं सोचने लगा, इंसान कुछ भी कर ले, आखिर मौत है। दूसरों की जिंदगियों से खेलने वालों को कैसी मुसीबत मिलती है। लावारिसों की तरह उनके शवों को इंतजाम किया गया। उस दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। दिल में ख्याल आया कि उस अपाहिज भीख मांगने वाली से मिलते जाऊं। मैं उसे माँ जी कहने लगा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वह मर चुकी है। ये बात मुझे एक रेडी वाले ने बताई थी। उसने बस इतना बताया कि माँ जी ने मरने से पहले ये खत अपने साथ बैठे अखबार वाले को दिया था और कहा था कि मेरी ये अमानत उस लड़के तक पहुँचा देना। जब मैं अखबार वाले के पास पहुँचा तो वहाँ आसपास के लोगों ने बताया अखबार वाला कल से दिखाई नहीं दे रहा, वह गायब था। उन लोगों की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उस अखबार वाले को जगह जगह ढूंढने लगा। वह रेडी वाला मुझे कब्रिस्तान ले गया, जहाँ 2 ताज़ा कब्रें थीं। उन पर नाम वाली टाइल लगी हुई थी। एक कब्र पर लिखा था राणा और साथ वाली कब्र पर लिखा था सलमा उर्फ राणा। राजेश की उन दोनों कब्रों के पास वाली कब्र थी, उस पर लिखा था राजेश। किसी को क्या मालूम कि उनका क्या नाम था। वहाँ के कमेटी वालों ने बनाई थी, क्योंकि ये सामूहिक कब्रिस्तान था। ये तीनों अनुवाद एक ही हफ्ते में हुई थी, इसलिए कमेटी वालों ने उन्हें करीब करीब दफनाया हुआ था। उन तीनों कब्रों का साथ साथ होना एक राज था, जो बाद में मुझे पता चला। जब अखबार वाले ने माँ जी का खत मुझे दिया, उस खत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। खत के शब्द कुछ यूँ थे, प्यारे बेटे, मेरा नाम सलमा है। मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी, अच्छे खानदान की औरत थी और मेरी शादी राणा से हुई थी। मैं अपने माँ बाप के साथ दुबई में रहा करती थी। राणा मुझे ब्याह कर हिंदुस्तान ले आया था। 1 साल हम खुशी खुशी रहे। फिर हमारा पहला बेटा हुआ, जिसका नाम हमने राजेश रखा था। वह हमारी आंखों का तारा था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला मेरा पति अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। मैंने उससे ये धंधा छोड़ने को कहा, जिस पर हमारा झगड़ा बढ़ने लगा। यूँ हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में दरार बन गई। और जब राजेश 1 साल का हुआ तो मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे मार पीट कर अपने घर से निकाल दिया। मेरा अपने माँ बाप से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं भिखारियों की एक जगह पर आ गई। फिर मुझे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, मेरा इलाज करवाए, मगर मेरी कमर ठीक ना हो सकी। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मैं अपाहिज हो गई थी। मेरा इन भिखारियों के सिवा कोई नहीं था। मैं बैसाखियों के सहारे चलती थी। बाद में मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ। मैं ये सोचकर रोने लगी कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा। बड़ा बेटा बाप की तरह डाकू बनेगा, छोटा बेटा माँ की तरह भीख मांगने वाला। मैंने फैसला किया कि मैं अपने इस बच्चे का भविष्य खराब नहीं करूँगी, जबकि मैंने अपने बेटे को पैदा होते ही उसे एक अमीर घर के सामने कचरे के डिब्बे में रख दिया। निगरानी के लिए मैंने अपने साथ ही
लड़के को बिठाया। देखो कौन मेरे बेटे को उठाकर लेकर जाता है। फिर उसी अमीर घर की एक औरत ने मेरे बच्चे को उठाया और वहीं पर पलने लगा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और राणा तुम्हारा बाप है और राजेश तुम्हारा भाई है। मुझे तुम्हारी जिंदगी की एक एक पल की खबर है। तुम्हारी चाची के बाद वे लोग तुम्हें अपने घर से निकाल चुके थे। मुझे बरखा नाम की लड़की ने सब कुछ बता दिया था। बेटा ये तुम कभी मत समझना कि तुम नाजायज़ औलाद हो। तुम्हें बताऊं कि तुम अपने माँ बाप की जायज़ औलाद हो। तुम नाजायज़ नहीं हो। ये सब मैंने तुम्हारी अच्छाई के लिए किया था। बेटा हो सके मुझे माफ़ कर देना। खत पढ़कर मैं काफ़ी देर तक रोता रहा। तकदीर के इस खेल पर हैरान होता रहा। वह मुजरिम स्मगलर मेरा बाप था। जिस लड़के से मैं ज़िंदगी भर नफरत करता रहा वो मेरा भाई था और अपाहिज औरत मेरी माँ थी। मैंने उसकी कोख से जन्म लिया था मगर उसकी सेवा नहीं कर सका। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम था। मेरा फ़ोन बजने लगा। किसी ने मुझे बताया कि आपका बेटा पैदा हुआ है। बरखा 2 दिन पहले अपने बहन के घर गई थी। वहीं उसका दर्द उठा था। वे लोग उसे अस्पताल ले गए और उसने एक बेटे को जन्म दिया है। मैं अस्पताल पहुंचा। बरखा बेड पर लेटी हुई थी। उसके पहलू में एक प्यारा सा बच्चा आंखें मूंदे लेटा था। वह बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने अपने इस बच्चे का नाम सागर रखा था। सब कहते हैं कि मेरे दोनों बेटे मुझ पर गए हैं। मैं दिल ही दिल में खुश होता हूँ। आखिर वह मेरे भाई के बच्चे हैं। नाजायज़ ही सही, खून तो मेरा था। मेरे भाई और माँ बाप को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। मेरी दोनों पत्नियाँ बरखा और अनीसा बहनों की तरह मिलकर रहती थी। मेरा और बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। जबकि मैं अपने भगवान से कृपा करता रहता हूँ कि उसने मुझे हर चीज़ दी है। उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब आप लोग बताएं कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड से और उस बेसहारा लड़की से शादी करके ठीक किया या गलत। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।